परम सम्मान्यः मंचस्थः वेदादि विविध विषय विचक्षण विलक्षणः सभासदः छात्राश्च मेरे विषय को मैं कहूँ तो ध्वनि का अर्थ, गुण, वैदिक संदर्भ में विवेचन। ध्वनि शब्द बहुत व्यापक शब्द है। वैदिक संदर्भ में बात करते हैं तो वहाँ केवल जो आवाज़ है, साउंड्स हैं, उनके संदर्भ में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ऋग प्रातिशाख्य आदि जो या याज्ञवल्क्य की शिक्षा आदि ग्रंथ हैं, तो शिक्षा ग्रंथों में या प्रातिशाख्य ग्रंथों में जो ध्वनि शब्द है वे साउंड्स के रूप में ही वहाँ पर व्यवहृत हुआ है, क्योंकि वेदों की जो ध्वनियाँ हैं उनको अगर हम शुद्ध रूप में नहीं बोलेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमारे शास्त्रकारों ने ऐसा कहा भी है, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। इस कारण से यद्यपि मैंने इसमें कोशगत जो ध्वनि शब्द का अर्थ है उसको भी लिया है, हमारे यहाँ पर तो कोशों की जो परंपरा है वह भी बहुत प्राचीन रही है। विश्व के साहित्य में प्राचीनतम अगर कोई कोश ग्रंथ है तो भारतीय परंपरा में है, वह है निघंटु। और उसके पश्चात अगर हम बात करें तो यास्क का निरुक्त जो उसके थोड़े से अंश को लेकर के व्याख्यान करता है। लेकिन इस लगभग 15वीं शताब्दी तक 24 कोश ग्रंथकारों के नाम मिलते हैं, कोश ग्रंथों के नाम मिलते हैं। तो भारतीय परंपरा जो है वह बहुत समृद्ध रही है इस मामले में। तो कोशगत अर्थ करते हैं तो ध्वनि शब्द का अर्थ मैं अमर सिंह जी के अनुसार बताऊं तो शब्दे निनाद निनदा ध्वनि ध्वान रवस्वरः, केवल साउंड्स, आवाज, रव, यही अर्थ उन्होंने किया है। मेरा जो पेपर है बहुत बड़ा है, मैं संक्षेप में करता जा रहा हूँ। और साहित्य में ध्वनि का जो अर्थ है वह अलग प्रकार का अर्थ है। उसमें हम आचार्य आनंद वर्धन को ले सकते हैं, काव्य प्रकाशकार जो मम्मट हैं उनको ले सकते हैं। तो आचार्य अभिनव गुप्त हैं, मैं केवल उनके अनुसार जो ध्वनि का अर्थ है केवल उसको ही बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। उन्होंने लिखा है कि अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो वा अर्थोपि वाच्यो वा ध्वनति शब्दो अप्येवं व्यंग्यो वा ध्वन्यता इति व्यापारो वा शब्दार्थी और ध्वननम इति कारिकया तो प्राधान्येन समुदाय एवं काव्यरूप मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम। हम इसको अगर हम व्याख्यायित करें तो 5 प्रकार की व्युत्पत्तियां हमें प्राप्त होती हैं। पहला है ध्वनति यह सह व्यंजकः शब्दः ध्वनि, व्यंजक शब्द ध्वनि है। दूसरा ध्वनति ध्वनयति वा यह सह व्यंजका अर्थः ध्वनि। तीसरा व्युत्पत्ति लभ्य अगर अर्थ हम करें तो ध्वन्यते इति रसः वस्तु अलंकारः वा ध्वनि। चतुर्थ जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है वह ध्वन्यते अनया इति व्यंजना वृत्ति ही ध्वनि। और पंचम अर्थ है ध्वन्यते अस्मिन् इति काव्यम ध्वनि। तो ये 5 प्रकार के अर्थ हमारे आचार्य अभिनव गुप्त ने सबको अपने आप में समाविष्ट कर लिया है। समावेश हो जाने के कारण से अन्यों को यहाँ पर उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण में जो ध्वनि शब्द है उसकी बात करें तो उसका अर्थ वास्तव में ध्वन या ध्वन शब्द इस प्रकार की 4 प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं। 3 प्रकार की जो धातुएं हैं वे तो भुआदिगण में ही प्राप्त हो जाती हैं, वे भी शब्द के अर्थ में ही हैं। और एक चुरादिगणस्थ जो धातु है ध्वन या ध्वण, वह भी शब्द के अर्थ में ही प्राप्त होती है। तो उस ध्वन धातु को अगर हम अपने
ई प्रत्यय प्रदान कर दें अचा ई सूत्र के द्वारा, तो वह ध्वनि शब्द बनता है। तो इस प्रकार से ध्वनि के विषय में हम अगर व्याकरण की दृष्टि से बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ यहाँ प्राप्त होगा, लेकिन आत्मा बुद्ध्या समर्थ्यर्थान मनोयुक्ति विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम, इस प्रकार से जो क्या प्रक्रिया रहती है उस शब्द की, ध्वनि की उत्पत्ति की, वह यहाँ पर बताई गई है। तस्य प्राणे च शक्ति या बुद्धो व्यवस्थिता विवर्तमान स्थानेषु सैषा भेदम प्रपद्यते, यह भी कहा गया है। और प्राचीन इसके विभाग की बात करें तो कहा गया है, नागेश ने कहा है कि पद जातानि परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपाणी इति अतएवाग्रे निपाताश्चेति चकार संगच्छते। ये 4 प्रकार के, इस प्रकार व्याकरण के अनुसार ध्वनि का अर्थ समग्र रूप में अगर हम ग्रहण करें तो है मानव भाषा के पदों का जिनसे निर्माण होता है। व्याकरण इन ध्वनियों के उच्चारण की शुद्धता पर जोर देता है। पद वस्तुतः ध्वनियों का समूह है, प्रत्येक पद की अपनी निश्चित ध्वनियां हैं। उस पद से वांछित अर्थ तभी प्राप्त हो सकता है जब उन ध्वनियों का उसी क्रम में शुद्ध उच्चारण किया जाए। इसीलिए व्याकरण में इन्हें व्यक्त वाक् कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञानात्मक है। इसी प्रसंग में भाषा विज्ञान क्या कहता है यह भी थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। भाषा विज्ञान या आधुनिक विज्ञान भी हम कह सकते हैं, उसके अनुसार कम से कम 20 और उससे अधिक या 20,000 से कम कंपन वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उसको ही मानव सुन सकता है, उसको ही समझ सकता है। मैं अधिक गहराई में नहीं जाऊंगा, बहुत कम समय है मेरे पास में। अध्यक्ष जी के आज्ञानुसार में एक ध्वनि के जो गुण हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करने की आवश्यकता है। ध्वनियों के गुण क्या हैं, तो संक्षेप में बात करें तो 5 प्रकार के जो गुण हैं वो सर्व स्वीकृत हैं। मात्रा, स्वराघात, सुर या स्वर, बलाघात और रूपात्मक स्वराघात और वृत्ति, ये 5 प्रकार के जो ध्वनि के गुण हैं ये सभी हमें प्राप्त होते हैं। जो पाणिनि शिक्षा है उसमें ध्वनि के जो गुण हैं उनका वर्णन करते हुए कहा गया है, स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्ण विधः प्राहुर निपुणम तन्निबोधत। याज्ञवल्क्य की शिक्षा में भी इस प्रकार से इसका विस्तार किया गया है। कुल मिलाकर के जो प्रथम गुण है उसके बारे में बात करें तो मात्रा यानी समयावधि, काल। एक स्वर को हम बोलने का प्रयास करते हैं तो उसको हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं, तो वास्तव में मात्रा जो है वह पूर्ण रूप से तो स्वरों पर ही लागू होती है। व्यंजनों पर तो अर्धमात्र, व्यंजनंच अर्धमात्रिकम ऐसा कहा ही है। तो एक स्वर जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन 3 विभागों में बटा है। पाणिनि शिक्षा में कहा है, या याज्ञवल्क्य की शिक्षा में भी कहा है, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः व्यंजनंच अर्धमात्रिकम। यानी जो एक मात्रा वाला स्वर है वह ह्रस्व है, 2 मात्रा वाला जो है वह दीर्घ है, 3 मात्रा वाला वह प्लुत है, और जो व्यंजन होता है उसकी आधी मात्रा का काल होता है। इस प्रकार से वहाँ पर बताया गया है। लेकिन अन्यान्य जो प्रातिशाख्य वगैरह शिक्षा ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इससे भिन्न भी प्लुत का जो प्लुत स्वर है उसके विषय में और ज़्यादा विस्तार दिया गया है। प्लुत केवल 3 मात्रा वाला ही नहीं होता है, 3 या 3 से अधिक मात्राओं वाला भी प्लुत स्वर होता है, ऐसा वहाँ प्राप्त होता है। और हम आधुनिक काल की बात करें तो पाणिनि शिक्षा, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कहा है ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो ये सब वर्णन यहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन समय अभाव है। स्वराघात की बात करें तो स्वर का आघात ही स्वराघात है, यानी ये स्वराघात वास्तव में स्वरों में जो हमारा जो कंपन है वह कंपन ही यहाँ पर स्वराघात के रूप में ग्रहण किया गया है। जो स्वर तंत्रियां हैं उसके ऊपर ही यह अवलंबित होता है। कभी तनाव की स्थिति बनती है, कभी संकोचन की स्थिति बनती है, कभी कुछ प्रकार की स्थितियां बनती हैं। विविध प्रकार की स्थितियां होने से जो स्वराघात है वह होता है।
बलाघात भी यही होता है। बलाघात में बलस्य आघात है, बलाघात है, बल का आघात, चोट। लेकिन यहाँ पर बल को समझ लेना चाहिए। बल क्या है? बल यहाँ पर है श्वास वायु, प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, वह श्वास वायु वास्तव में यहाँ पर, तो वह अगर हम देखें तो उसकी दृष्टि से यहाँ पर 3 प्रकार के भेद हो जाते हैं, सबल, निर्बल और समबल। ये 3 प्रकार के भेद यहाँ पर इसके बलाघात के हो जाते हैं। अगर हम सबल ध्वनियों की बात करें, छात्रों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आचार्यगण बैठे हैं, उनको तो बताने की मैं क्या बताऊंगा, मैं तो बहुत उनके समक्ष एक मक्खी के समान हूँ। लेकिन उन बच्चों के लिए ये बात जाननी जरूरी है कि सबल ध्वनियाँ क्या है। जैसे हमने एक शब्द लिया अभ्यास। अभ्यास में जो भ्या है यह वास्तव में सबल ध्वनि है, यहाँ पर बलाघात होता है। और दूसरा है निर्बल। इस अभ्यास में ही अ को ले लीजिए आप। अभ्यास को अ बहुत ही कम इस पर प्रहार हुआ है, चोट हुई है, आघात हुआ है। और संबल का हम उदाहरण देखें तो अभ्यंतर। अभ्यंतर में अंत में जो तर है, तर यहाँ पर संबल है। इस प्रकार के उदाहरण और भी यहाँ पर मेरे पास में है, किंतु समयाभाव से मैं इतना ही कहूँगा। और इस विषय में डॉक्टर कर्ण सिंह के एक कथन से अपने वक्तव्य को मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। वे कहते हैं कि बलाघात का प्रयोग प्रायः अघोष ध्वनियों में ही किया जाता है तथा भाषा के उच्चारित रूप में ही यह प्रयुक्त होता है, लिखित रूप में नहीं। कहीं कहीं जहाँ ध्वनियों के उच्चारण को स्पष्ट करना आवश्यक होता है, वहाँ रोमन लिपि में बलाघात युक्त ध्वनि पर चिन्ह लगा दिया जाता है। आप सब जानते हैं वो चिन्ह जो है क्या है। और रूपात्मक स्वराघात। रूपात्मक स्वराघात में प्रत्येक व्यक्ति की स्वर तंत्रियों की बनावट का ग्रहण होता है। अब इसके कारण से क्या होता है, किसी की आवाज़ पतली होती है, किसी की आवाज़ मोटी होती है, और उस आवाज़ के बेस पर हम पहचान भी लेते हैं कि कौन बोल रहा है, कि फलाना बोल रहा है, फलानी बोल रही है। इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, स्वराघात को समझ सकते हैं। तो मैं अपने बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबका आभार कि मुझे आपने शांति से सुना। धन्यवाद।